वक्त की रफ्तार कभी कम नहीं होती है। वक्त कभी किसी का नहीं होता है। वक्त की रफ्तार के साथ खुद को ढालना पड़ता है। तकदीर अपने हाथों से लिखनी पड़ती है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह बोरा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल। साथियों, 2018 से 2023 के बीच का ये वक्त है कि बीएड वाले भी हर शिक्षक कंपटीशन में शामिल थे, लेकिन एकाएक वक्त ने करवट ली और 11 अगस्त 2023 को बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। अब बहुत सारे साथी कहते हैं कि बीएड के लिए टीजीटी, पीजीटी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं भी मानता हूं ऑप्शन सबको दिखता है और सभी को उन ऑप्शनों के हिसाब से भी चलना पड़ता है और सभी लोग उन ऑप्शनों को भी फॉलो करते हैं। ये बात हर कोई जानता है। लेकिन अगर एक बतौर बीएड कैंडिडेट कोई भी व्यक्ति टीजीटी, पीजीटी का एनालिटिक डाटा इकट्ठा करता है, तो उस एनालिटिक डाटा में अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो लगभग कितनी पोस्टें होंगी? 50, 32, 40, 36, 100 से ऊपर का आंकड़ा उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी किसी भी स्टेट में आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं दिखेगा। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर देश का सबसे बड़ा राज्य भी है तो निश्चित रूप से वहां बीएड की तादाद भी उतनी ही ज्यादा होगी। और इस बात को भी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो न टीजीटी के काबिल हैं न पीजीटी के काबिल हैं, तो उनके लिए ऑप्शन बचता है प्राइमरी। अब ऐसे ही उत्तराखंड को ले लीजिएगा। एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड देश का और विषम भौगोलिक परिस्थिति का है। आज बीएड को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बाहर होना पड़ रहा है, तो आप देख लीजिएगा अगर यहाँ पर एलटी की भर्ती आती है तो लगभग कितने की आएगा? 1200 और 1 लाख बीएड प्रशिक्षित हैं। अभी तक 1 लाख बीएड प्रशिक्षित जो टीईटी पास है। तो अगर 50 सीटें आती हैं तो एक सीट के पीछे कम से कम 2000 एप्लीकेंट होंगे। कितने? 2000। अगर 100 सीटें आती हैं तो एक सीट के पीछे कम से कम कितने एप्लीकेंट होंगे? लगभग 1000। साथियों, अब यहां पर बात आती है कि ठीक है, एक व्यक्ति को वो जॉब मिलनी है, बाकी के 999 कहां जाएंगे? एक पोस्ट में एक ही आदमी का सिलेक्शन होगा, ना कि 2 आदमी का या 3 आदमी का, 4 आदमी। तो बाकी के 999 कहां जाएंगे? उनके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? साथियों, ये तो रही एक छोटा सा आंकड़ा। आज हम बात करते हैं रिव्यू पिटीशन की। आपने देखा है बहुत सारे राजस्थान के साथी डीएड वालों को, जो बीएसटीसी वाले राजस्थान के साथी जो बीएसटीसी वाले हैं, तो वो कहते कि राजस्थान में कोई मैटर नहीं है। मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं, जो राजस्थान के लोगों को सुन रहे हो, राजस्थान में बीएड बीटीसी का कोई मामला नहीं है। किसी को वहां नियुक्ति नहीं दी गई है जो वहां धरना प्रदर्शन की बात आई या जो है कि वहां धरना प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी। तो अन्य राज्यों में जो है कि राजस्थान के ही लोग जिन्होंने इस मतलब केस में पार्टिसिपेट किया था बीएड वर्सेस बीएसटीसी में, तो वो लोग कह रहे हैं कि आपको खुद करना पड़ेगा।
जैसे कि आज आपको इसकी एक वानगी देखने को मिली होगी, एक वानगी आपको देखने को मिली, डीपीआई विभाग का घेराव किया है मध्य प्रदेश में डीएड छात्रों ने, कि उन्होंने कह दिया कि जो बीएड वाले नियुक्ति पा चुके हैं उनको बाहर करें। एक वानगी इसका देख रहे हैं। इसके पीछे कौन उकसा रहा है? वही बीएसटीसी के साथी, जो चाहे राजस्थान के हों या किसी अन्य स्टेट के। साथियों, सबसे बड़ी बात है, ये उकसाने की बात है, इसको भी हम किनारे करते हैं। एक दूसरी बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ठीक है, बीएड वालों को एक पल के लिए सपोज करो कि बाहर करते हैं, लेकिन जो आप ही के बीच के डीएड साथी 5 महीने पहले नियुक्ति पा चुके हैं, क्या उसकी सर्विस ब्रेक नहीं होगी? क्या उसका जो है कि रिसाइकलिंग नहीं होगा, पुनः जो है कि रिचयन नहीं होगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, रिसलेक्शन, रिचयन कह रहा हूँ, रिसलेक्शन नहीं होगा जब अगर आप मेरिट लिस्ट? तो आप ऐसे कितने रोटेट करोगे 5 सालों के भीतर? 2018 से एनसीटी का गजट रद्द हुआ, तो कितनों को रोटेट करोगे? क्योंकि अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपका ही डीएड साथी भी आपके विचारों से प्रभावित होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। जिस डीएड को बचाने के लिए आप वो कह रहे हैं, वही डीएड भी आप लोगों के चपेट में आएगा, आप लोगों के जो विचारों के चपेट में आएगा, उसकी भी सर्विस में आपकी वजह से परेशानी होगी, आपके कारण जो है विवाद उत्पन्न होगा। तो सीधी सी बात है, अब कोई न कोई बीच का रास्ता अगर सरकार निकालती है तो आप लोग बीच के रास्ते को निकालने के लिए बोलेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आप अपने साथी को भी तो परेशान करें। ये एक सोचने वाली बात है, ये चिंतन का विषय है, ये मनन का विषय है कि उससे आपका साथी भी प्रभावित होगा। तो साथियों, और बाकी मैं आपको ये केसों में ये भी चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, जो व्यक्ति एक बार नौकरी पा गया है तो उसको जो है कि नौकरी से निकालना ये बड़ा मुश्किल है, ये बस की बात नहीं है, अपन लोगों के किसी के बस की बात नहीं। जो लोग आप कह रहे हैं कि उसका उदाहरण दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आगे रखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे आप जो है कि अपने यहाँ कोर्ट में याचिका करें और अच्छे वकील रखें, तो ये इतना आसान काम नहीं है। हर एडवोकेट इस बात को जानता है, हर जो है कि न्यायिक अधिकारी उसको जानता है, जो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि नौकरी से निकालना इतना आसान नहीं। फिर ऐसी नौकरी से निकालना जिसमें जो है कि खुद व्यक्ति का कोई दोष न हो, किसी भी प्रकार का अपराध न हो, तो ऐसे बिना दोष के व्यक्ति को दंडित करना, ये कहीं मौलिक अधिकारों का हनन है या नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन है नहीं है? ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है कि या नहीं है? बहुत बड़ी सी बात कह रहा हूँ कि आप किसी व्यक्ति को बिना दोष के नौकरी से निकालते हैं तो ये समानता के अधिकारों का, आर्टिकल जो है 14 से 19 के बीच के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं है? एक तरफ आप जो है यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कर रहे हैं, तो समानता के अधिकार का उल्लंघन निश्चित रूप से यहाँ पर होगा। तो साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं वो सरकार और आपके बीच या अन्य लोगों के बीच में बैठकर समाधान निकलेगा और बीच का रास्ता निकलेगा। ना किसी की नौकरी जाएगी, ना किसी को दिक्कत होएगी, सबको लिया जाएगा, सबके हिसाब से होगा। तो अभी देखिए, जो बात हो रही थी रिव्यू पिटीशन की, आपने देखा होगा रिव्यू पिटीशन के लिए किन किन जजों के पास जो है लगाई जाती है। देखिए, रिव्यू पिटीशन जो है कि लगाई जाती है उन्हीं जजों के पास जिसने फैसला दिया था। अगर जो है कि कौन से ग्राउंड पे आप लगाएंगे, कि अगर जो ग्राउंड्स पहले लिए गए हैं तो उन ग्राउंड्सों में सुनाई नहीं होगी और नए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों को खोजा जाएगा। जैसे नए जो साक्ष्य होंगे जिनको आपने त्रुटिवश नहीं रख पाए या भूलवश नहीं रख पाए, नहीं, जैसे कि मैंने आपको 2-3 बिंदु बताए। मैंने कहा एनसीटी के गजट 2017 यानी कि जब ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन आया उसमें चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वो जो ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन था वो 23/8/2010 के दिशा निर्देशों, एनसीटी की जो अधिसूचना है यानी कि जो एनसीटी का गजट है 2010,
उसकी अधिसूचना के हिसाब से आरटी के मानकों के आधार पर उस प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी। तो 2010 के जो है कि एनसीटी के गजट प्लस 2017 के एनसीटी। और दस्तावेजों में कोई त्रुटि, देखिए किसी प्रकार के दस्तावेजों में त्रुटि होगी, जैसे ब्रिज कोर्स को लेकर के हमने ह्यूमन रिसोर्स का जो है कि नहीं लगाया होगा, एनसीटी की पत्रावली नहीं लगाएगी, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नहीं लगाई होंगी। अन्य किसी प्रकार की त्रुटियाँ, यानी आपके विचार में कोई जजमेंट गलत हो या कोई चीज़ आपके दिमाग से सही नहीं किया, तो उन अन्य प्रकार की त्रुटियों में भी किया जाता है। लेकिन जहाँ पर रिव्यू की बात की जाती है, तो रिव्यू में अधिकतर जो है कि जो जजमेंट आ गया वही रहता है, कि बहुत कम चांसेज होते हैं कि जजमेंट पलटा जाए। तो इसलिए जो है अधिकतर मेरे ख्याल से रिलीफ की बात की जाएगी, रिलीफ के लिए ही बात की जा सकती है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।